हेलो एंड वेलकम टू फटाफट एमसीक्यू। आज कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे और जो कि आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो आज का हमारा मेन फोकस रहेगा वो रहेगा नाबार्ड के ऊपर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संस्था का संबंध भारत की कृषि एवं ग्रामीण वित्त की आवश्यकता तक ही सीमित है। बताना है आपको। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है ऐसी कौन सी संस्था है जो कि भारत की कृषि एवं ग्रामीण वित्त की आवश्यकताओं को पूरा करती है। ठीक है, स्पेशली वो किसके लिए फोकस्ड है, किसके लिए बनाई गई है। तो ये जो संस्था बनाई गई है वो ग्रामीण क्षेत्र में वित्त प्रोवाइड करवाए इसलिए बनाई गई है। ठीक है, कृषि में डेवलपमेंट लेकर आए। बताइए कौन सा है ऐसा संस्था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, औद्योगिक वित्त निगम, नाबार्ड, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो जो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा वो हो जाएगा नाबार्ड। ठीक है, सबसे पहला तो नाबार्ड का फुल फॉर्म समझ लीजिए क्या है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, आप रिपीट कर सकते हैं इसको ताकि आपको लर्न हो जाए। जो भी चीज़ आप पढ़ेंगे उसको आप बार बार रिपीट कीजिए ताकि आपको जल्दी से जल्दी लर्न हो जाए। देखिए फिर से बोलती हूँ मैं, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, इसको मेनली इसी के लिए बनाया गया है। ये जो संस्था बनाई गई है वो इसलिए बनाई गई है ताकि कृषि के क्षेत्र में जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, ठीक है, जो भी वित्त की आवश्यकता होती है उसको कौन फुलफिल करेगा, तो उसको नाबार्ड की सहायता से फुलफिल किया जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी परेशानियां होती है, चाहे वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो या फिर कोई भी अन्य परेशानी हो, ये सारी परेशानियों का समाधान किसके द्वारा किया जाएगा, तो ये किया जाएगा नाबार्ड के ऊपर। चलिए आगे और देखते हैं, नाबार्ड पर और डिस्कशन करेंगे। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड। ठीक है, ये क्या है, नाबार्ड, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी। कब हुई थी? जुलाई 1982, जुलाई 1960, मार्च 2000, फरवरी 1980। तो ये जो नाबार्ड की स्थापना हुई थी ये हुई थी 12 जुलाई 1982 में। ठीक है, कब हुई थी? ये हुई थी 12 जुलाई 1982 में। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नाबार्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। बताना है आपको नाबार्ड के वर्तमान अध्यक्ष। ठीक है, प्रेजेंट चेयरमैन कौन है, चेयरपर्सन। डॉक्टर रंजना कुमारी, डॉक्टर हर्ष कुमार बनवाला, अरुंधति भट्टाचार्य, सतीश कुमार। तो अभी करंट के जो हमारे अध्यक्ष हैं नाबार्ड के वो कौन है, डॉक्टर हर्ष कुमार बनवाला। ठीक है, कौन है, हर्ष कुमार बनवाला। साथ ही यहाँ पर आप देखिए डॉक्टर रंजना कुमारी नहीं, कुमार। ठीक है, डॉक्टर रंजना कुमार क्या है, डॉक्टर रंजना कुमार नाबार्ड की फर्स्ट फीमेल चेयरपर्सन थी। ठीक है, कौन, डॉक्टर रंजना कुमार। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश के आधार पर की गई थी। यानी कि कौन सी ऐसी समिति थी जिन्होंने ये सजेस्ट किया था कि एक ऐसी संस्था होनी चाहिए जो कि ग्रामीण विकास में हेल्प करे। ठीक है, जो ग्रामीण विकास में क्या कर सके, बढ़ावा दे सके। ग्रामीण विकास कैसे बढ़ावा कैसे मिलेगा, जब कृषि क्षेत्र में बढ़ावा मिलेगा। तो इसके लिए कौन सी समिति ने सिफारिश दिया था, लोक लेखा समिति, शिवरमन समिति, नरसिंघम समिति, उपयुक्त में कोई नहीं। तो ये जो समिति थी वो थी शिवरमन समिति। ठीक है, शिवरमन समिति ने क्या किया था, नाबार्ड जैसी संस्था बने इसके लिए उसने क्या किया था, सजेस्ट किया था, अपनी सिफारिश दी थी, प्रपोजल रखा था, जो कि बहुत ही बेहतर प्रपोजल था। ठीक है, आज नाबार्ड की वजह से हमारा जो देश है, हमारा जो ग्रामीण एरिया है वो बहुत ही ज़्यादा डेवलप हो चुका है, जस्ट बिकॉज ऑफ नाबार्ड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी का मुख्यालय कहाँ है। बताना है आपको। इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च है ना, क्या है, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च का आपको हेडक्वार्टर बताना है, मुख्यालय बताना है। कहाँ पर है, बेंगलुरु में, हैदराबाद में, कोलकाता में, नई दिल्ली में। सबसे पहले इसका जो मेजर उद्देश्य क्या है ना, ये किस लिए बनाया गया है, इसका फोकस क्या है। तो इसका जो मेन फोकस है वो क्या है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर आना, किसके क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, है ना, अनुसंधान करना, रिसर्च करना, इसका मेन फोकस वही है। और साथ में इसका जो स्पेशली फोकस्ड किया हुआ एरिया है वो है कौन सा, पशुपालन और मत्स्य पालन। जनरली ये देखने को मिलता है कि पशुपालन और मत्स्य पालन में टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं की जाती है ना, किसी भी तरीके की तकनीक का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो उसमें भी नई नई तकनीकें आए, उसमें भी नया नया आविष्कार आए, जिससे क्या हो, नया नया रिसर्च आए, जिससे क्या हो कि जो पशुपालन और मत्स्य पालन है वो उसमें भी क्या हो सके, उस क्षेत्र में भी बढ़ावा आ सके।
ठीक है, उससे जुड़े लोगों का जो जीवन है उसमें सुधार आ सके, इसी वजह से इसको इस्टेब्लिश किया गया है। चलिए, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है बताइए। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसान कॉल सेंटर तथा कृषि चरण का शुभारंभ कब किया गया है, बताना है। किसान कॉल सेंटर का जो शुभारंभ हुआ है वो कब हुआ है, तो इसका जो शुभारंभ हुआ है वो हुआ है 21 जनवरी 2004 में। ठीक है, कब हुआ है, तो 21 जनवरी 2004 में किसान कॉल सेंटर को इस्टेब्लिश किया गया है, सबसे पहले उसकी शुरुआत की गई है। यहाँ पर देखिए, ये जो कॉल सेंटर है ये सप्ताह के 7 दिन खुला रहता है। ठीक है, और कितने बजे से, तो सुबह के 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक ये अवेलेबल रहता है। इसमें जो भी किसानों को जो भी अपनी क्वेरी रहती है, जो भी परेशानियाँ रहती है, वो इस कॉल सेंटर में कॉल करके अपने जो भी डाउट्स हैं उनको वो क्लियर कर सकते हैं। जो भी परामर्श लेना चाहते हैं उनसे वो ले सकते हैं। यहाँ पर एक टोल फ्री नंबर दिया गया है सरकार के द्वारा, जो कि पूरे देश के लिए एक ही टोल फ्री नंबर है। ठीक है, चलिए आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एगमार्क एक्ट भारत में कब लागू किया गया, एगमार्क एक्ट बताइए। एगमार्क एक्ट कब लाया गया है, 1937 में, 1952 में, 1957 में, 1965 में। सबसे पहले एगमार्क के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। एगमार्क का मतलब हो गया एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, है ना। यानी कि जो भी प्रोडक्ट बेचे जाएंगे, जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट बेचे जाएंगे, वो क्या होने चाहिए, वो सर्टिफाइड होने चाहिए, है ना। कैसे होने चाहिए, वो सर्टिफाइड होने चाहिए, ताकि वो जो प्रोडक्ट है वो कैसा हो, वो स्टैंडर्ड लेवल का हो, तभी उसको वो क्या करे, मार्केट में लाया जा सके। तो इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, तो इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, ये कब लागू हुआ था, तो ये हुआ था 1937 में। एगमार्क एक्ट को कब लागू किया गया था, तो ये लागू किया गया था 1937 में। आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। चलिए देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है, बताइए। अगर आपने पिछली वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन क्या होता है। इसके बारे में हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है। क्या होता है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। इसके तहत जो हमारा राष्ट्र है वो क्या करती है, खाद्य पदार्थों की सुरक्षा करती है। खाद्य पदार्थ में आपको बताना है ऐसा कौन सा खाद्य पदार्थ है जिसकी सुरक्षा नहीं की जाती है। ठीक है, इसमें तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इसके तहत क्या किया जाता है, पहले उसको जो फसल है उसको सुरक्षित करके रखा जाता है। वो इसलिए सुरक्षित करके रखा जाता है ताकि जब ज़रूरत हो तो उसको क्या हो सके, वितरण किया जा सके। जैसे कि अभी कोविड-19 के सिचुएशन में हो रहा है ना, आप देख रहे हो कि यहाँ वहाँ सेंटर बने हुए हैं जो कि खाना दे रहे हैं। ठीक है, खाना प्रोवाइड करवा रही है सरकार। तो ये सब कैसे हो पा रहा है, ये हो पा रहा है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत ही ये सब हो पा रहा है। तो कौन सा फसल है जो इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है, गेहूँ, दलहन, तिलहन, चावल, बताइए फटाफट से। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इसमें तिलहन को इंक्लूड नहीं किया गया है। ठीक है, बाकी गेहूँ, दलहन, चावल ये तीनों ही चीज़ें इस मिशन के तहत आती हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का मुख्यालय कहाँ स्थित है, बताइए। FAO का मुख्यालय कहाँ स्थित है, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर बताना है आपको, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का। जेनेवा में, पेरिस में, रोम में, न्यूयॉर्क में। तो ये है रोम में, है ना। अभी बहुत ही ज़्यादा रोम जो है न्यूज़ में बना हुआ है। रोम कहाँ की राजधानी है, इसके लिए आपको बताना पड़ेगा। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइए कि जो रोम है वो कहाँ का कैपिटल है, कौन सी कंट्री का कैपिटल है, रोम। ठीक है, और ये जो कंट्री है ये बहुत ही ज़्यादा अभी न्यूज़ में बनी हुई है कोविड-19 के कारण। चलिए, इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है, रोम में है। देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा। किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई, बताइए। किसान क्रेडिट कार्ड योजना, हमको तो लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको हम अगर डबल वी भी लगा दे तो शायद कम हो। हर टाइप की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलता है, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो SSC हो, कैसा भी एग्ज़ाम हो। इसकी शुरुआत कब की गई, 1998 में, 1995 में, 2005 में, 2013 में, बताइए। इस योजना की शुरुआत की गई 1998 में। ठीक है,
जो तात्कालिक वित्त मंत्री थे यशवंत सिन्हा, उन्होंने इस योजना को शुरुआत किया था, है ना। उन्होंने इस योजना को लॉन्च किया था। इसके तहत क्या किया जाता है, बहुत ही कम ब्याज दर में लोन प्रोवाइड किया जाता है किसानों को। एक कार्ड बनवाया जाता है, उस कार्ड के तहत जिसके जिसके पास वो कार्ड होता है उसको बहुत ही कम ब्याज दर में लोन दिया जाता है। और ये जो लोन लेने की राशि है, जो कर्ज लेने की राशि है, वो है कितनी, 50,000 से लेकर 3 लाख के बीच तक। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस राज्य द्वारा छोटे किसानों के लिए खलिहान बीमा योजना प्रारंभ की गई है, बताइए। खलिहान बीमा योजना कौन से राज्य के द्वारा प्रारंभ की गई है, और मेन है यहाँ पर छोटे किसानों के लिए। ठीक है, छोटे किसानों के बारे में जनरली नहीं सोचा जाता है, लेकिन ऐसा कौन सा राज्य है जिसने छोटे किसानों पर फोकस किया और खलिहान बीमा योजना प्रारंभ की है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश ने क्या किया है, खलिहान बीमा योजना की शुरुआत की है, जो कि बहुत ही अच्छा पहल किया है उनके द्वारा किया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय विशेष कृषि उपज योजना मुख्य रूप से किससे संबंधित है, किससे संबंधित है राष्ट्रीय विशेष कृषि उपज योजना? नकदी फसलों से, खाद्यान्न फसलों से, निर्यात योग्य कृषि उत्पाद से, सब्जियों से। तो ये जो योजना संबंधित है वो है निर्यात योग्य कृषि उत्पाद से। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किस वर्ष लागू की गई, बताना है आपको। नेशनल एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस स्कीम कब लाई गई है? 1999, 2000, 1998, 1999, 1997, 1998, 2000, 2001। तो ये जो योजना लाई गई है ना, इंश्योरेंस को लेकर, ये लाई गई है 1999 to 2000, है ना। इस वक्त ये योजना लाई गई है। साथ ही इस योजना के तहत क्या किया गया है, एक बीमा राशि दी जाती है किसानों को, अगर उनकी फसल क्या हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। ठीक है, उनको सुरक्षा प्रदान किया जाता है इस बीमा के तहत। ठीक, चलिए आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। और अगर ऐसे ही इंपॉर्टेंट MCQ को आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।